हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। गॉस लॉ क्या बोलता है कि बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हो, ठीक है। जैसे ये क्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्जेस है Q1 Q2 माइनस Q3। तो इससे जो फ्लक्स पास होगा फाई, वो होता है Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बोला किसने? गॉस ने। और ये कैसे आया था? मैंने लास्ट वाले वीडियोस में इसको लेक्चर में बताया था मैंने कि Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों आता है। Q इन कितना है यहाँ पे? इन जो भी चार्जेस है इन सबका सम। तो Q इन बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था फ्लक्स के बारे में। अब गॉस लॉ तो हमें अभी पता चला। फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अगर मुझे इस क्लोज बॉडी से फ्लक्स निकालना है तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये जो हमने गॉस नहीं पढ़ा था उससे पहले भी मुझे पता था। क्लोज सरफेस है तो इसको क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, देखो ये भी फ्लक्स है फाई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये भी फ्लक्स है। तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं। तो इन दोनों को इक्वेट करने पे जो फॉर्मूला आपके पास फाइनली वो आया ई डॉट डी ए वैक्टर इक्वल टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे जो ई है, मान लो इसके बाहर भी चार्जेस प्रेजेंट है Q4, इधर प्रेजेंट है Q5। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस अंदर प्रेजेंट है और जो चार्जेस बाहर प्रेजेंट है, दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस present inside and outside the loop. inside and outside the loop, इस लूप के अंदर और बाहर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, सभी चार्जेस के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है मेनली। अब इस फॉर्मूले पे गॉस लॉ से का एप्लीकेशन क्या है? गॉस लॉ से हम लोग जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट चार्ज के कारण, लाइन चार्ज के कारण, वही सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस लॉ की मदद से फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये जो सरफेस मैंने बनाई क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस को बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। इस क्लोज सरफेस को बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलो तो अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है? ठीक है, तो नंबर 1, जनरली गॉस लॉ का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आपको फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ बाय R स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई Q चार्ज रखा हुआ है, इससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस तरफ होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? E बराबर KQ बाय R स्क्वायर। ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन अब गॉस लॉ से मैं इस फॉर्मूले को निकाल के बताता हूँ E बराबर KQ बाय R स्क्वायर कैसे आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज करो कोई Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, और मुझे इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? गॉसियन सरफेस के अंदर इसको एनक्लोज करेंगे।
इस क्यू चार्ज को, जैसे मान लो हवा में क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसको पहले क्या करेंगे, एनक्लोज करेंगे, किससे, गॉसियन सरफेस से। तो मैंने गॉसियन सरफेस बना दी इस तरह से, ठीक है। ये इमेजिनरी सरफेस होती है जो आप मानते हो। ये बन गया आपकी क्या, गॉसियन सरफेस। अब ये क्या क्लोज सरफेस है तो गॉस ने क्या बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन सरफेस। अब देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होगी, क्योंकि ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर की तरफ निकलती है। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी कुछ इसी तरह से होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो क्लोज बॉडी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है, तो एरिया वेक्टर भी इसका बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस ने बोला कि इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा फाई बराबर, या फिर डायरेक्ट आप लिखो इंटीग्रल ई डॉट डी। ई डॉट डी आपका फ्लक्स ही है, ई डॉट डी क्या है, फ्लक्स ही है। ये किसके बराबर होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू इन कितना है, यहाँ पे टोटल चार्ज तो क्यू ही अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे क्यू इन की जगह लेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो अब जितने भी ये सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब की डिस्टेंस क्या है, सेम है, और सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा। तो ई कांस्टेंट है अंदर। अच्छा पहले एंगल भी निकाल लो, यहाँ पे ई डी ए का एंगल कितना होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जब मैं इसको वेक्टर से इसको डॉट प्रोडक्ट करूंगा इसका, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री लिखूंगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब जितने भी सरफेस पर पॉइंट है मुझे इस पॉइंट पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर सभी सब पॉइंट पर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि सब इक्वल डिस्टेंस पर है। ये मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमने जो सरफेस बनाई वो सिमेट्रिकल बनाई। आपको भी क्या करना है, आप कोई कैसी भी सरफेस मत बनाना, सिमेट्रिकल सरफेस बनाना है। तो ई बाहर आ जाएगा, अंदर होगा इंटीग्रल डी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डीए क्या है, इस सरफेस का स्मॉल एलिमेंट का एरिया। तो अब इंटीग्रेट करोगे तो इस पूरे सरफेस का एरिया आ जाएगा। और ये क्या है, एक्चुअल में स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये आपका, आपको पता है के होता है, तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से वही रिजल्ट आया जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। और क्या एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज के कारण निकाल लिया। अब लाइन चार्ज के कारण, लाइन चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। किसी लाइन चार्ज के कारण, इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिख दो, सॉरी लाइन चार्ज मत लिखो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज या इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर ऐसे कर दो। चार्ज वायर भी हो सकता है, रॉड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है वो, ठीक है। तो मेरे पास एक रॉड है इस तरह से, या वायर है, चार्ज मान लो पॉजिटिव 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 चार्ज इस तरह से। अब वायर है या फिर रॉड है, तो रॉड के लिए जो हम लोग लीनियर चार्ज
डेंसिटी लेते हैं दैट इज लैम्डा, तो इसके लिए भी लैम्डा गिवन होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब इस रॉड से मुझे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर मुझे कोई पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इस पॉइंट को एनक्लोज करेंगे, इसमें इस रॉड को एनक्लोज करो जैसे गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस देखो, अब इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, अभी तो इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनाया, उसको पूरा एनक्लोज करना हमको। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक सिलेंडर एज्यूम कर सकता हूँ, क्या इस तरह से सिलेंडर एज्यूम कर सकता हूं, ये मैंने एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, तो इसमें ये लाइन क्या हो गया, बीच में आ गया सिमेट्रिकली। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से कैसे निकल रही होगी, रॉड में से ऐसे निकलती है, रॉड में से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। सरफेस का एरिया वेक्टर भी ऐसे, क्योंकि कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, जैसे मान लो ये बॉटल है पानी की, तो ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड होता है ना। तो ऊपर वाली सरफेस, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर एन कैप इस तरफ होगा, ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा एन कैप, नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा एन कैप। आप चाहो तो यहाँ पे सरफेस नंबर फर्स्ट, सरफेस नंबर सेकंड, सरफेस नंबर थर्ड, तीन अलग अलग सरफेस को मिला के हम लोग इसको एक सिलेंडर बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस ने बोला, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर दैट इज फ्लक्स इक्वल टू होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब क्यू इन कैसे निकालें, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, नाम भी लिख देना था गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, तो वो तो इस, मान लेते हैं सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, एल लेंथ है, और रेडियस कितनी है, रेडियस जो हमारी डिस्टेंस आर डिस्टेंस वो रेडियस है। तो चार्ज डेंसिटी देखिए, लैम्डा एल लेंथ का सिलेंडर है या एल लेंथ की रॉड है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इन कितना हो जाएगा इसके लिए, क्यू इन इक्वल टू हो जाएगा क्या, लैम्डा इंटू एल, एल लेंथ है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इन बराबर लैम्डा एल। तो क्यू इन की जगह लिखेंगे हम लोग लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो सरफेस है, तीन अलग अलग सरफेस से बन रहा है ये, तो यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर फर्स्ट सरफेस का, ई डॉट डी ए वेक्टर सेकेंड सरफेस का, प्लस ई डॉट डी ए वेक्टर थर्ड सरफेस का, ई डॉट डी ए वेक्टर थर्ड सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का, सेकंड सरफेस का, थर्ड सरफेस का, तीन अलग अलग सरफेसेस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस वाले सरफेस, फर्स्ट सरफेस से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रॉड से इसी होगी, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो क्या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी फर्स्ट सरफेस के कारण, ई डॉट डी ए, क्यों, क्योंकि एंगल कितना है 90 है। उसी तरह से थर्ड सरफेस के लिए भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे, अगेन एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पास सेकंड सरफेस बचेगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ। तो थर्ड सेकंड सरफेस के लिए देखो, अब देखो यहाँ पर मैं क्लोज इंटीग्रल था, इसको क्या कर दिया, लाइन इंटीग्रल में तोड़ दिया। ठीक है, जब पूरी बॉडी को का साथ में लूंगा तो क्लोज इंटीग्रल बनाकर ये वाला साइन लिखूंगा,
और जब मैं अलग अलग सरफेस लिखूंगा तो फिर लाइन इंटीग्रल लिखूंगा अलग अलग। तो ई डॉट डी ए, अब देखो सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर ई और डी ए के बीच में आपको एंगल पता ही चली गया कि 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ। ई आप चाहो तो लिख लो ई डी ए कॉस 0 डिग्री और इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन कितना है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू 1। डीए का इंटीग्रेशन करेंगे, देखो डीए का इंटीग्रेशन सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल। कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एल। 2 पाई आर इंटू एल आ जाएगा इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल खत्म, E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसके कारण, किसी लाइन चार्ज के कारण। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं K को इंट्रोड्यूस करवाऊं, दैट इज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। तो क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा E बराबर 2K लैम्डा बाय आर। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में याद कर सकते हो, E इक्वल टू 2K लैम्डा बाय आर। इसका ग्राफ अगर देखना चाहो, ठीक है, रब कर दूं मैं। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और फाइनल रिजल्ट याद रखो आप लोग नीट और जेई मेंस के लिए। तो ग्राफ देखें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में हम लोग देखेंगे ग्राफ, इसके कारण लाइन चार्ज के कारण। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, तो हाइपरबोला बनेगा E इक्वल टू, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। फिर इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट के कारण भी हम लोग निकाला था, अब उसको भी हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, वो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं वो रिजल्ट यहां पर आता ही नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। बोर्ड्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनफाइनाइट शीट दे रही है, मान लो ऐसे करके, साइड व्यू लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज है ऐसे करके, इनफाइनाइट है, ऊपर जा रही है यहां तक इनफाइनाइट, इधर भी जा रही है इनफाइनाइट, नीचे भी जा रही है इनफाइनाइट, इस तरफ भी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट शीट है। अब मुझे इसके यहां से इस पॉइंट दे रखा है, यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। तो अब इसको कैसे एनक्लोज करें हम लोग, तो शीट है तो उसकी चार्ज डेंसिटी दे रही है, क्योंकि इसमें सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मान लिया हमने। अब देखो उसको एनक्लोज कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये शीट है, ऐसे शीट रखी हुई है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिलेंडर एज्यूम कर लूंगा, ऐसे सिलेंडर एज्यूम कर लूंगा अंदर बाहर। ठीक है, इधर सिलेंडर और इधर भी सिलेंडर, मतलब एक ही सिलेंडर, और उसको ऐसे घुसा दिया इसके अंदर।
तो सिलेंडर एज्यूम कर लिया मैंने, ऐसे करके सिलेंडर एज्यूम कर लोगे आप, तो इस वाले पार्ट से भी बाहर आता हुआ नजर आएगा आपको। ये पीछे का पार्ट है इसलिए डॉट डॉट से दिखा रहा हूं। इधर भी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम ही होगी, यहां से आर। ठीक है, सिलेंडर आगे पीछे से पतला हो गया। इस तरह से आप सिलेंडर एज्यूम कर लोगे। अगेन सिलेंडर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होगी, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, जो कर्व सरफेस है। ठीक है, कर्व सरफेस ऐसे रखा, अब ऐसे, तो कर्व सरफेस का एरिया बाहर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, क्योंकि शीट कैसे रखी हुई है, शीट रखी हुई है ऐसे, शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, ऐसे अवे। तो एरिया वेक्टर का ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, मतलब यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, सेकंड सरफेस के लिए बोल सकते हैं हम लोग। अगेन इधर का एरिया वेक्टर इस तरफ एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे बाहर की तरफ होगी शीट से। अगेन ये फर्स्ट सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है इसको मान लेते हैं सेकंड सरफेस, और ये जो वाली सरफेस है इसको मान लेते हैं थर्ड सरफेस। इसका एरिया नहीं पता हमको, ये जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया नहीं पता, तो सर्कल का एरिया ले लिया मैंने, ए एरिया मान लिया इसका। एरिया कितना ले लिया सर्कल का, इधर जो सर्कल बन रहा है वो सेम सर्कल यहां पर भी बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना होगा, देखो ये एरिया ए है, ये वाला एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए होगा, जो मतलब जो सरफेस है ये वाली सरफेस जिसमें एनक्लोज करा हमने, इसका एरिया भी तो ए ही होगा। ठीक है, तो क्यू इन कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू जो सर्कल बन रहा है ये वाला सर्कल जो एनक्लोज है, एरिया ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन क्लोज इंटीग्रल को मैं तीन अलग अलग सरफेस में तोड़ सकता हूं, ये फर्स्ट सरफेस, कर्व सरफेस, फिर अगेन ये वाला सरफेस, तो इसको तीन सरफेस में तोड़ दो। सरफेस नंबर 1 ई डॉट डी ए वैक्टर, सरफेस नंबर 2 का ई डॉट डी ए वैक्टर, सरफेस नंबर 3 का ई डॉट डी ए वैक्टर। अगेन सरफेस नंबर 2 से, इस बार सरफेस नंबर 2 से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 0 हो जाएगा, ई ए कॉस 90। ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए इनके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो ई बाहर, तो इसके कारण कितना आएगा, फर्स्ट सरफेस के कारण ई ए, और थर्ड सरफेस के कारण भी कितना आएगा ई ए, क्योंकि एरिया मैंने ए ही माना है, तो डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा, इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए कांस्टेंट कॉमन ले लो, हो जाएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस आर, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनफाइनाइट शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में?